हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार हम एडमिशन चैप्टर के मतलब बहुत ही अंदर घुस चुके हैं। हमने इसमें ये पढ़ लिया कि यार कैसे न्यू पीएसआर या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है। हमने इसमें ये सीख लिया कि यार कैसे हम गुडविल ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम सीखेंगे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये मैं आपको पहले से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हम सीख रहे हैं ये हूबहू डिट्टो आपका चेंज इन पीएसआर जैसे है, एकदम एज इट इज है, ठीक है। तो कुछ भी अलग नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें और अलग से क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से समझिएगा, देखो रिजर्व्स क्यों बनाते हैं। रिजर्व्स हम बड़े सारे पर्पज से बनाते हैं कि यार फ्यूचर में कोई अननोन लाइबिलिटी आ जाए, कोई अननोन लॉस आ जाए, या फिर अगर हमने अपना बिजनेस ग्रो करना है। अब इतने टाइम से सेविंग चल रही थी, रिजर्व इज लाइक अ सेविंग ओनली ना, इतने टाइम से सेविंग चल रही थी और ऊपर से अब पार्टनर्स जो है अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर करके रिजर्व बनाते हैं। हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में रिजर्व कैसे बनता है, वो डिविजिबल प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनता है। तो इतने टाइम से वो अपना जो शेयर है वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब जब कोई नया पार्टनर आ जाए और वो कैपिटल लेकर आता है, वो गुडविल लेकर आता है, ठीक है, और एकदम से वो आकर ये बोले भैया अब तो भैया मैं भी इसका पार्टनर हूँ बिजनेस का, तो इसकी जो सेविंग्स एंड ऑल हैं इसमें मेरा भी हक है। तो आप लोगों के, अगर आप बीइंग ओल्ड पार्टनर, आप लोगों के मन में सबसे पहली चीज क्या आएगी, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर आए, अभी जस्ट एडमिट हुआ है और वो ये बोले कि यार अब मेरा देखो मैं तो पार्टनर बन चुका हूँ, तो मेरा भी अब इसमें शेयर बनता है सेविंग्स में, तो आप लोग क्या बोलोगे, पार्टनर बेटा मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, ठीक है जी, पूरा जेठालाल स्टाइल में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भैया ये जो रिजर्व्स बने हुए हैं ये हमारे प्रॉफिट में से बने हैं। तूने जो कैपिटल दिया है वो फ्यूचर उसके लिए दिया, बिजनेस के लिए। तूने जो प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए दिया है। पास्ट प्रॉफिट में तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है यार इसमें। तो बस जब कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें अपने रिजर्व्स का जो ट्रीटमेंट है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो ट्रीटमेंट है या फिर लॉसेस का जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। अदरवाइज भैया अगर वो नया पार्टनर ज़्यादा शाना निकला ना तो फिर वो शेयर ले जाएगा, वो मांगेगा, फिर आप जितना मर्जी बोलते जाओ बेटा पार्टनर बेटा मस्ती नहीं, लेकिन वो कर जाएगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम इसका ट्रीटमेंट सीखते हैं। तो यार सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि यार जहां पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, भले ही वो आपका एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पुरानी वाली पीएसआर जो है वो खत्म हो जाती है और फिर नई वाली पीएसआर चालू होती है। लेकिन जो आपके पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं एक्यूमुलेटेड, भले ही वो रिजर्व की फॉर्म में पड़े हो, भले ही प्रॉफिट की फॉर्म में पड़े हो, या फिर वो लॉसेज हो, उनका हम हमेशा ट्रीटमेंट जो है ओल्ड रेशियो में कर देते हैं। या तो ओल्ड रेशियो में कर देते हैं या तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, विच इज गेनिंग टू सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस टू गेन, जो अभी आप थोड़ी देर में जानोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि यार जब रिजर्व बने हैं तो वो बने ही पास प्रॉफिट से हैं, तो नई रेशियो में बढ़ गया वो तो सारा सीन ही गलत हो गया। एंड बीइंग एन अकाउंटेंट या फिर हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी को गलत शेयर ना पहुंच जाए, ठीक है। चलो तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, इसमें प्रॉपर जर्नल एंट्रीज हम सीखेंगे और इसका लेजर हम तब सीखेंगे जब हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आपके पास दो ट्रीटमेंट होते हैं रिजर्व्स के, या तो आप उसको एज इट इज पुराने पार्टनर्स को दे दो जो भी जिनके भी प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके वो बना था, ठीक है। लेकिन कई बार पार्टनर्स के मन में आता है कि यार इतने टाइम से हम सेविंग कर रहे थे, एकदम से हम सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को हिट करेगा। तो इससे बेटर है, अच्छा है कि हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। हम अपने एडमिटेड पार्टनर को बोलते हैं कि भैया अभी तक तो तूने देख कुछ नहीं डाला, तो तू हम जितना डाल चुके हैं तू अपने शेयर के अकॉर्डिंग उतना अभी तक डाल दे, बेसिकली हमें कंपनसेट कर दे अगर तुझे रिजर्व में अपना हिस्सा चाहिए है। तो एक वो भी तरीका है फेयर ट्रीटमेंट का। तो आइए अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम चलते हैं और देखते हैं कि यार कैसे प्रैक्टिकली हम इसको फेयर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका जनरल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। जनरल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है जहां पर आपको पीएनएल अकाउंट दिख जाए बैलेंस शीट में, या फिर स्टेटमेंट में लिखा हो क्रेडिट लिखा हो, या फिर पीएनएल अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे आ रहा हो,
कौन सी साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या एंट्री पास करते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, अगर सिर्फ पीएनएल अकाउंट लिखा है स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में नहीं, और क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं लिखा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हम एज्यूम करते हैं वो प्रॉफिट ही है। तो ऐसे में अगर हम पहला ट्रीटमेंट देखें, हमारा जो ये वाला था ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो उसमें हम सीधा का सीधा पार्टनर्स कैपिटल को दे देंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रॉफिट से बना था। तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। हमने इतना उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, हमने इतनी चीजें नहीं सोचनी है, सिंपल सा लॉजिक है भैया, उनके प्रॉफिट से सेक्रीफाइस करके बनाया तो उन्हें ही दे दो, काम खत्म। तो ये हो जाता है रिजर्व डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी में आता है, लाइबिलिटी नेचर का होता है, पार्टनर्स का पैसा होता है। तो रिजर्व डेबिट खत्म हो रही है अब लाइबिलिटी। पीएनएल डेबिट, यहाँ पर हम लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेबिट होगी, और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, मतलब एक्चुअली में पैसा नहीं दे रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला था, बिजनेस बड़ी शानी है, वो पार्टनर्स को पैसा नहीं देती है, वो क्या करती है, वो उनकी कैपिटल बढ़ाती है और कहती है मैं एक ही बारी तेरा हिसाब कर दूंगी, अभी मत मेरे से पैसा मांग, सिंपल, ठीक है। और यही अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त लॉस ना बांटकर आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया था, अब नया पार्टनर आ गया तो पार्टनर बोलेगा मुझे तुम प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे लॉस में क्यों हिस्सा दूं, सिंपल सी बात है। तो इसको भी हम पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी आपके फिक्टिशियस एसेट दिखेंगे, फिक्टिशियस एसेट आते हैं हमेशा एसेट साइड पे, तो या तो अगर पीएनएल अकाउंट के आगे डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर वो एसेट साइड पे आ रहा है, या फिर अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम का कोई आपको अकाउंट दिख रहा है, तो ये सारे फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं, क्योंकि ये टेक्निकली एसेट नहीं होते। फिक्टिशियस का मतलब छुपाऊ, मतलब जो है नहीं चीज, तो ये टेक्निकली एसेट नहीं है, ये सिर्फ लॉसेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने रह गए थे, अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कैपिटल डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट हो गई। और ये काइंड ऑफ ऐसा मान लो, वैसे तो एसेट नहीं है बट एसेट गिर रहे हैं तो क्रेडिट हो गए, सिंपल सी बात है। आप देख सकते हो उसी का ऑपोजिट है, ठीक है। यहां पर ये चीजें जीरो हो गई हैं, ये चीज जीरो हो चुकी है, ठीक है। अब ये सारी जो एंट्रीज हैं ये सिर्फ हम ओल्ड रेशियो में करते हैं, ये बात याद रखिएगा। न्यू रेशियो यूज ही नहीं होती है, न्यू रेशियो का काम ही सिर्फ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेकंड केस भी देख लेते हैं एक बार यार, कि सेकंड केस में क्या होता है। तो जब हमें क्वेश्चन में जब आ रहा है पार्टनर्स के मन में कि यार इतने टाइम से रिजर्व बना रहे थे, एकदम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। अब रिजर्व हो गया, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है, या फिर आपका ये सारे प्रॉफिट नेचर के होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रॉफिट नेचर के। और प्रॉफिट नेचर में आपकी सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग शेयर में डेबिट होते हैं, पूरी अमाउंट से नहीं होंगे रिजर्व के, एंड सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर्स होते हैं वो सैक्रिफाइसिंग शेयर में डेबिट होते हैं, अगेन पूरे नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये अबव एंट्री है, ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर में होती है, हमें पता चल गया। लेकिन अगर आपके फिक्टिशियस एसेट हो तो वो लॉस के नेचर में होते हैं, उसमें एंट्री जो है वो ऑपोजिट हो जाती है, विच इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, सिर्फ वो एक ही एंट्री रटी होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और लॉस में भी वही कर देते हैं, जो कि गलत होता है। और इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर से एंड गेनिंग शेयर से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हो तो प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, एंड लॉस है तो सैक्रिफाइस टू गेन। लॉजिक मैंने सब बता रखे हैं आपको, वो जब चेंज इन पीएसआर वाला हमने किया था, ठीक है। चलो अब इसका हम एक बार क्वेश्चन देख लें डिफरेंट केसेस के साथ, लेकिन उससे पहले आप टाइम टेबल देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बोर्ड की तैयारी टाइम से खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना फिर वो प्रेशर क्रिएट करेगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और साथ में ही आप लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, एडू कैप्टन का एप्लीकेशन आपको मिल रहा है, जिसमें आपको नोट्स मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए हैं, उसके अंदर चैप्टर्स बने हैं, उसके अंदर वीडियोस है, मतलब इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में आपको कहीं नहीं मिल सकती, खासकर यूट्यूब पे तो मिलेगी। तो मेक श्योर इसको आप डाउनलोड करके देख लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो ABC पार्टनर्स थे with in a firm with a profit sharing ratio of 3:2:1. They admitted D for 1/6 share in profit which was taken equally from A and B. At the time of admission there existed some reserve, अब उसकी accounting treatment करनी है। उसने बोला जनरल रिजर्व है।
अब हमें कुछ नहीं दिया उसने कि यार इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में मिसिंग होता है कि हमें इसको इंटैक्ट रखना है रिजर्व को या फिक्टिशियस एसेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तभी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, अदरवाइज हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। तो केस नंबर 1 आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा आपका 60,000 से टू ए, टू बी, टू सी, 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टू ए, बी एंड सी। ठीक है, और उनकी कैपिटल अकाउंट में। यही अगर हम केस नंबर 2 देखें तो सेम है, डिट्टो है, बस जनरल रिजर्व की जगह क्या आ जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट नेचर के मैंने बोला पार्टनर्स को मिलेंगे, टू ए, टू बी, टू सी, एंड अमाउंट रिमेन्स दी सेम विच इज 60,000 है, तो 30,000 ए का, 20,000 बी का एंड 10,000 जो हो गया वो सी का हो गया। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें, ठीक है, अब केस नंबर 3 में क्या होता है ध्यान से देखिएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 30,000 का, क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 30,000 का। अब ये लॉस का नेचर हो गया, लॉस के नेचर में आपकी एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, जिसमें ए डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा, सी डेबिट हो जाएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये 30 का है, तो ये हो गया 15, ये हो गया आपका 10 एंड ये हो गया 5। अब लॉस नेचर का होता है तो कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाते हैं। अगर यही अब हम केस नंबर 4 देखें, ठीक है, ये मैंने सारे तसल्ली से डिटेल में 2 वीडियोस में चेंज इन पीएसआर पे करा रखा, और मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो जानते हैं कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं अलग, सेम करना है, डिट्टो करना, बस इतनी सी बात याद रखिए। चलिए, व्हेन द अबव आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और एग्जिस्टेड एट आर टू बी एग्जिस्टेड एट द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट। अब उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो अगर केस नंबर 4 में ए पार्ट देखें जनरल रिजर्व का 60,000, तो उसमें आपकी जो है एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट नेचर का है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर उसने क्या बोला, दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 शेयर विच वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका मतलब है सी ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, सैक्रिफाइस किसने किया, ए और बी ने, गेन किसने किया, डी। तो हमारी एंट्री तो ये बन गई, डीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, हमारी ये एंट्री बन गई, डीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब अमाउंट कितनी आ जाएगी, पूरी अमाउंट नहीं, अमाउंट जो आएगी वो आएगी सिर्फ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर से। अब 1/6 अगर हम करें 60,000 का, 60,000 है ना जनरल रिजर्व, तो ये आ जाता है 10,000, ठीक है, 1/6 करेंगे 60,000 का तो 10,000। अब जस्ट बिकॉज ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है तो उन्हें कंपनसेशन भी इक्वली ही मिलेगा 5,005, ठीक है। अगर यही हम बी पार्ट देखें केस 4 का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सेम हो जाएगा, सेम एंट्री है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमाउंट भी सेम है तो सेम। सी पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है आपका 30,000 का, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए ये लॉस नेचर का होता है, तो इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग टू गेन, मतलब अब ए और बी जो है वो डेबिट हो जाएंगे और जो डी है वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी, 30,000 को 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000, तो मतलब 2500 जो है वो ए दे देगा, 2500 जो है वो बी दे देगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी सिचुएशन, सारे केसेस अच्छे से समझ आ रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ आए तो यार कमेंट डाउन कर देना, दोबारा समझा दूंगा, पर्सनली इंस्टाग्राम पे समझा दूंगा, टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरा चाहे तो इंस्टा हैंडल भी ले सकते हैं, कोई भी कैसी भी आप लोगों को डाउट हो आप जब चाहे मुझे बता सकते हैं, इट्स ओबरॉय वेबर, ठीक है। कैसी भी कोई डाउट हो, जरूरी नहीं है एकेडमिकली कोई डाउट हो, वैसी कोई डाउट हो, करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सॉल्यूशन दे ही दूंगा या आपका वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, बट बात शेयर करने से कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो टोटली मतलब हमें भरोसा है कि किसी को कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो वैसा वाला मैं गारंटी देता हूँ, यू कैन काउंट ऑन मी कि मतलब आपको अच्छा ही लगेगा। तो इट्स _OBEROY ओब्रॉय VAIBHAV वेबर, ठीक है।
चलिए, अब सी पार्ट में हमने कर लिया केस 4 भी, अब आते हैं केस 5 में। अब ये तो अलग अलग कर रहे थे, व्हाट इफ ये सारे एक साथ आ जाएं, ये सारे एक साथ आ जाएं, जैसे जनरल रिजर्व और सस्पेंस अकाउंट एक साथ आ गए। केस नंबर 5 ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक साथ आ गए, और स्पेसिफिकली बोल रहा है हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करते तो अलग अलग कर देते, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, तो हम इसमें पहले ना वर्किंग नोट में हम इसका नेट इफेक्ट निकालते हैं और देखते हैं प्रॉफिट का नेचर का आ रहा है कि लॉस, तभी अकॉर्डिंगली हमारी एडजस्टमेंट एंट्री फ्रेम होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें जनरल रिजर्व प्रॉफिट नेचर का होता है, इसको प्लस रख लेते हैं, चलो 60,000, और जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है वो लॉस नेचर का होता है, उसको हम नेगेटिव में रख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आंसर आ रहा है 30,000 पॉजिटिव नेट अमाउंट, ठीक है। अभी नेट अमाउंट आपकी 30,000 पॉजिटिव की मतलब प्रॉफिट नेचर की आ रही है, और प्रॉफिट नेचर में एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। 30,000 का 1/6 होता है 5,000, तो ए और बी को इसने कंपनसेट कर दिया 2500। तो आई होप मेरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर था। अब यही अगर मैं केस नंबर 6 देखूँ, केस नंबर 6 क्या है, जनरल रिजर्व 30,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 60,000 एंड दे आर टू एग्जिस्ट इन द न्यू बैलेंस शीट एट सेम वैल्यू। सेम ही है, बस इसमें जो है अमाउंट आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। वर्किंग नोट में जनरल रिजर्व जो है वो 30,000 का पॉजिटिव है, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो 60,000 का इस बार ही नेगेटिव है, तो जो आपका नेट अमाउंट आएगा वो आ रहा है आपका 30,000 का नेगेटिव। कैसा आ रहा है, 30,000 का नेगेटिव। तो एंट्री अब ऑपोजिट हो जाएगी, जब भी लॉस नेचर की आती है तो एंट्री ऑपोजिट, ए डेबिट बी डेबिट टू डी। डी को 5,000 मिलेंगे, जिसमें से 2500 ए देगा एंड 2500 बी देगा। तो आई होप मैंने यहाँ पर अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है कि भैया क्या सीन होता है ये। अब ये तो थी आपके जनरल रिजर्व्स की या फिर प्रॉफिट्स की बात। कई बार कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हमने चेंज इन पीएसआर में किया था और डिट्टो है, ये डिट्टो है, ठीक है। जिसने वो चैप्टर अच्छे से किया था उसे पता होगा भैया कोई फर्क नहीं है। अब ये रिजर्व क्यों बनाते हैं कि यार सपोज करो हमारे बिजनेस में किसी वर्कर को काम करते हुए कोई करंट लग गया या कुछ हो गया, या फिर वो उसने हमारे पे केस कर दिया कि भैया इन्होंने मुझे डेली वेज एक्ट के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं दिए, या इन्होंने मेरे पैसे काटे हैं काम करने पे भी, ये वो एक्सेट्रा, और हमें लग रहा है कि यार वो केस हम हार सकते हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता था कि यार जब भी आपको लग रहा है नियर फ्यूचर में आपको कोई लॉस आने वाला है, तो आपको उसके लिए पहले से ही कुछ ट्रीटमेंट करके चलना पड़ेगा, पहले से ही आपको कुछ प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बनाते हैं रिजर्व। अब वो फिर अब एक्चुअल सिचुएशन में हमें पता चलता है जो हमने रिजर्व बनाया था अब उसका यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, पूरा हो रहा है, कम पड़ रहा है रिजर्व, ज़्यादा पड़ रहा है रिजर्व, एक्सेट्रा। तो इसी के बेसिस पे हमारे 4 केस बन जाते हैं। सबसे पहला है जहाँ पर कोई क्लेम ही एग्जिस्ट नहीं करता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, और हम क्या करेंगे, इस रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अच्छा, या तो वो क्वेश्चन में बोलते कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दे क्लेम के बारे में, तो ऑटोमेटिक उसमें यही एजम्पशन लगती है कि कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि करता तो वो हमें देता ना इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में हम पूरा का पूरा रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा था वैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस नंबर 2, अब इसमें क्लेम एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो क्लेम की अमाउंट है वो हमारे रिजर्व की अमाउंट से कम है। तो जितना क्लेम बन रहा है हम अपने रिजर्व से बना लेंगे, उतना पैसा उससे ले लेंगे, बाकी का हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगेन ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस से ही रिजर्व बना था, ये बात याद रखिएगा। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो क्लेम है वो आपके रिजर्व के अमाउंट के इक्वल है, एकदम इक्वल है। जो क्लेम है वो आपके रिजर्व के अमाउंट के एकदम इक्वल है। तो ऐसे में पार्टनर्स को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सारा का सारा जो हमारा क्लेम का अमाउंट था वो हमने रिजर्व के अमाउंट से ले लिया, सिंपल सी बात है। और अगेन इसमें कोई रेशियो का तो यूज ही नहीं है, इसको छोड़ दो। देन आता है हमारा केस नंबर 4, जिसमें हमारा जो क्लेम है वो रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा है, जो क्लेम है वो रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा है। अब ऐसे में
जितना हमारे पास रिजर्व था उतना तो हम क्लेम से ले लेंगे, लेकिन क्लेम के लिए थोड़ा और पैसा चाहिए। तो ऐसे में एक स्पेशल अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अगर आपने चेंज इन पीएसआर देखा है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम बैलेंस अमाउंट ले लेंगे, डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड क्लेम वो ले लेंगे। अच्छा, रीवैल्यूएशन तभी आता है जब क्लेम ज़्यादा हो रिजर्व से। और फिर ये रीवैल्यूएशन का ये जो लॉस है ये हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी कैपिटल कम करके। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आओ इनका एक बार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लें। अब ए बी सी है, डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और बैलेंस शीट आपको दे रखी है। केस नंबर 1 में क्या बोला उसने, कोई क्लेम नहीं है, तो हम क्या करें, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें 80,000 रुपये टू ए, टू बी, टू सी। ये 80,000 को हमने 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 40,000 बनेगा, नहीं 8 5 5 क्या बन रहा है ये हमारा, 5 6 7 8 9 10 8 हो गया ना, हाँ बिल्कुल 40,000 बनेगा, सॉरी ये बिल्कुल 40,000 बनेगा। देन बी पार्ट में बी को कितना मिलेगा, 8 × 3 24,000 और सी को मिलेगा मात्र 16,000 रुपये। मूविंग ऑन टू केस नंबर 2, इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, कितना 50,000। तो अब 50,000 का क्लेम है लेकिन रिजर्व कितना था 80,000, तो जितना हमारा रिजर्व से बनता है, अच्छा रिजर्व हर केस में पूरे से डेबिट होगा, जितना हमारा रिजर्व से बनता है हम उतना ले लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। बाकी का हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए बी सी, सिर्फ ओल्ड पार्टनर, डी नहीं। पार्टनर बेटा मस्ती नहीं, ये बात याद रखना, अभी एडमिट आए हो तो थोड़ा सा सब्र रखो, मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, तो 15,000 इसका आ गया, ठीक है जी, और 9,000 इसका आ जाएगा और 6,000 इसका आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3, आपका जो क्लेम है वो रिजर्व की अमाउंट के इक्वल है। तो यहाँ पर सारा का सारा जो रिजर्व है 80,000 का वो यूटिलाइज हो जाएगा आपकी लाइबिलिटी फ्रेम करने में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000 रुपीज़। अच्छा ये बात याद रखना, अभी लाइबिलिटी अराइज हो रही है, अभी कोई पेमेंट नहीं हो रही है उस क्लेम के अगेंस्ट, वरना उसकी एंट्री तो क्लेम टू बैंक हो जाती है। तो कई बच्चों को ये भी लगता है कि पेमेंट हो रही है, पेमेंट नहीं हो रही, सिर्फ लाइबिलिटी इसको बुक में अराइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका केस नंबर 4। इस केस नंबर 4 में हम क्या करते हैं, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख रुपए। तो जितना हमारे पास रिजर्व है हमने पूरा उससे ले लिया 80,000, लेकिन फिर भी लाइबिलिटी अराइज करने के लिए शॉर्ट पड़ गया, तो रीवैल्यूएशन से ले लिया। एक तरीके से ऐसा समझ लो ये पीएनएल अकाउंट है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया आपका 1 लाख रुपए। अच्छा ऐसे नहीं बंद करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्लोज भी करना है, ओपन किया है तो नॉमिनल अकाउंट सारे क्लोज होते हैं उसी ईयर में, ये बात याद रखिएगा, 11th में पढ़ के आ रहे हो गया। तो रीवैल्यूएशन 20,000 का हुआ था, जिसमें से 10,000 ए भैया को बियर करना पड़ेगा, ठीक है, और कितना हो गया बाकी का 20,000 अपॉन 10,000 2, तो 6,000 इसका हो गया भैया का और 4,000 इसका हो गया, तो 5 3 2 में ये लॉस बट गया। तो ऐसे ट्रीटमेंट होता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का। अगर हम अब एक और स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिजर्व है उसका ट्रीटमेंट देखें तो सिमिलर ही है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले भैया एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे आपके कोर्सेज लाइव हैं, जाकर देख लो अभी कौन सा चल रहा है और एनरोल भी करा लो, ये बात मान लो भैया। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इंक्वायरी आप ले सकते हैं। बेस्ट फीचर्स के साथ आपको एप्लीकेशन में सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ दोनों मॉक मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है और सोने पे सुहागा मनी बैक गारंटी। 5 डेज मनी बैक गारंटी ऑफर चल रहा है। आप पैसा दो, एनरोल कराओ, मज़ा आए तो कंटिन्यू करो, नहीं मज़ा आए तो पैसा वापसी मांग लो 5 दिन के अंदर अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भैया रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ, AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन का बच्चा रहा, IP मैथ 13 24 37 एडू कैप्टन का बच्चा, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC और 2023 में भी मतलब हमें टैग दे दिया गया SRCC फैक्ट्री, तो अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा, ठीक है। तो जाकर इंक्वायर कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट्सएप करो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे एक और रिजर्व की तरफ जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बोलते हैं हम इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या होता है, ये एक ऐसा रिजर्व है कि जब देखो हम पैसा लगा देते हैं और हमें लग रहा है कि भैया मार्केट गिर रही है, हमारा पैसा डूबेगा,
और अच्छा खासा डूबेगा। तो ऐसे में हम पहले से ना, क्योंकि अगेन प्रूडेंस कंसेप्ट, हमें लग रहा है फ्यूचर में कोई लॉस आ रहा है तो यार पहले से उसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बस उस ट्रीटमेंट के लिए हम एक रिजर्व बना देते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो सिर्फ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। अच्छा, लॉस हुआ नहीं है, हमें लग रहा है, तो सिर्फ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ओनली एंड ओनली लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई लॉस अराइज हो रहा होता है तो हम इसमें से ले लेते हैं, वो लॉस रिकवर कर लेते हैं। जैसे केस नंबर 1, कोई लॉस ही अराइज नहीं हुआ, तो जस्ट लाइक अदर रिजर्व्स, इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 2, लॉस अराइज हुआ, लेकिन ये जो लॉस अराइज हुआ है ये आईएफआर से कम है। मतलब आईएफआर का मतलब है हमें लग रहा था इतने का लॉस होगा, उतने का हमने रिजर्व बनाया, लेकिन लॉस एक्चुअली में कम का हुआ। तो जितना पैसा बच जाएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जितना रिजर्व में बच जाएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तीसरा केस, लॉस हुआ, लेकिन इस बार जो लॉस है वो पूरा आईएफआर के इक्वल हो गया, तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा का सारा हमने लॉस रिकवर में ही लगा दिया रिजर्व। केस नंबर 4, लॉस हुआ लेकिन इस बारी ज़्यादा से हो गया, तो जैसे वो था केस नंबर 4 WCR का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सेम है, डिट्टो है, ठीक है। जितना लॉस हम ले सकते हैं फंड से ले लेंगे, जितना बच गया वो डिफरेंस जो लॉस का है वो हम रीवैल्यूएशन से ले लेंगे, और बाकी का मतलब रीवैल्यूएशन से लेकर ये रीवैल्यूएशन का लॉस भी हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉमिनल नेचर का, हमें क्लोज करना ही होता है, और पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर कम हो गई। एंड लास्ट हो गया, लॉस के बजाय प्रॉफिट ही हो गया, तो हमने रिजर्व तो लॉस के लिए बनाया था, जब लॉस हुआ ही नहीं तो हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर उनके प्रॉफिट से बनाया तो ऑब्वियसली उनको देना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट हुआ है वो भी करेंगे। अब एसेट बढ़ रहा है, आप देख सकते हो, और मैंने क्या बोला था, रीवैल्यूएशन इज लाइक P&L, प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और फिर इस अकाउंट को क्लोज भी करना है तो कैपिटल में बढ़ा देंगे, हम उनकी कैपिटल में डाल देंगे, सिंपल सी बात है। आज इसका भी केस देख लेते हैं। जैसे केस नंबर 1, कोई लॉस ही नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू उतनी है जितना हमने पैसा लगाया था, तो ये जो 18,000 रुपये है हम इसको एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करके। रिजर्व लाइबिलिटी में आ रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट टू A टू B टू C, और यह पर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना है, 9 है ना, तो 8,000 इसका हो गया, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, 18 डिवाइड बाई 9 होता है 2, तो 3 2 6 इसका हो गया, और 2 2 4 इसका हो गया, 8 6 4 आपका बढ़ गया पार्टनर्स में। अगर हम केस नंबर 2 की तरफ देखें तो केस नंबर 2 क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू 91,000 है। अच्छा, लॉस देखना है हमने, सिर्फ मार्केट वैल्यू का कुछ नहीं है यहाँ पर स्विंग। हमने 1 लाख लगाया था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 91, तो लॉस कितना हो गया, 9,000 रुपये का लॉस हो गया। तो बस IFR तो पूरे से ही डेबिट होगा, इट हार्डली मैटर्स क्या था, पूरा का पूरा 18,000 डेबिट टू जितना हमारा लॉस पॉसिबल था हमने 9,000 रुपये उतना ले लिया, टू बाकी का जो IFR है वो हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच इज 4 3 एंड 2,000 रुपये। अगर हम केस नंबर 3 देखें तो केस नंबर 3 में व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 82,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 82। अगर हम यहाँ पर लॉस देखें तो पूरा 18 हो रहा है, क्योंकि 1 लाख लगाने पे अगर हमारा पैसा 82 हो गया तो ये तो भैया नुकसान हो गया ना 18 का। तो हमने पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो किसकी यूटिलाइजेशन में लगा दिया, वो लॉस की रिकवरी की यूटिलाइजेशन में हमने लगा दिया, और कुछ बचा ही नहीं। भले ही पार्टनर्स देख रहे थे कीन नज़रों से कि यार कुछ बच जाए, हमें मिल जाए, लेकिन मिला ही नहीं। जैसे वो घर पे मेहमान आ जाए तो बच्चे देखते नहीं यार, काश कुछ नमकीन कुछ समोसे बच जाए तो मेहमान के जाने के बाद खाएंगे, ऐसा वाला सीन, ठीक है। केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 73,000। अब यहाँ पर अगर आप लॉस देखो तो कितने का लॉस हुआ है आपका, 27,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो IFR हमारे पास जितना हमने रखा हुआ था अपन हमारी गुल्लक में डाल के उतना ही तो ले पाएंगे ना, बाकी का जो 9,000 एक्स्ट्रा है वो रीवैल्यूएशन से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू इन्वेस्टमेंट हमारा 27,000 का लॉस जो है वो हमने यहाँ से यूटिलाइज कर लिया। अब रीवैल्यूएशन का नॉमिनल अकाउंट है तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है आपको, तो ऐसे तो काम चल नहीं सकता, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया लॉस नेचर है और पार्टनर्स की कैपिटल
कम होती है इसमें। तो ABC डेबिट टू रीवैल्यूएशन 9000 था, तो 4 भैया इनका हो गया, लॉस 3 इनका हो गया और 2000 इनका हो गया। अब आते हैं हमारे केस नंबर 5 पे, लास्ट ऑफ द टुडे। इसमें जो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 18000 का। तो सबसे पहले तो भैया खुशियां मनाओ, IFR पूरा का पूरा पार्टनर्स को मिल गया। ठीक है जी, वो नाच रहे हैं जैसे बॉर्डर पे कोई जंग जीत गए हो। तो 2A 2B 2C IFR कितना है, 18, 9 इनको मिल गया, ठीक है, 6 इनको मिल गया और 3000 इनको मिल गया। यही होगा 432, 18 डिवाइड बाई 9, हाँ तो 2 आ गया, 4 इंटू 2, अच्छा 8 होना चाहिए था, ये मैं क्या करता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा आपका 8 और ये हो गया 6 और ये हो गया 4। अब ठीक है ना, 18, 9 6 15, 15 और 3 भी 18 था वो, लेकिन वो दूसरी रेशो थी, ठीक है। तो ऐसे होगा 8 6 4। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ है भैया, उसे भी तो बुक करना पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितने का प्रॉफिट हुआ है, आई गेस वो भी 18 का हुआ है प्रॉफिट। आओ एक बार नज़र मार लेते हैं, दाती मार लेते हैं जरा, आ जाओ, 18 का ही प्रॉफिट हुआ। फिर हम इसको क्लोज भी करेंगे, इस नॉमिनल को, रीवैल्यूएशन को, ये 18000 से डेबिट 2A 2B 2C। तो मतलब पार्टनर्स की जो उंगलियां हैं वो अभी घी में है, 2 जगह से उन्हें पैसे मिल गए, ठीक है, 8 6 एंड 4। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लीव अ कमेंट, व्हाटसोएवर कमेंट यू वांट टू लीव इट, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।